हाय, वेलकम टू एओसी। पिछली वीडियो में हमने मौर्य वंश को कंप्लीट कर दिया था। मौर्य वंश का अंत करके पुष्यमित्र शुंग ने इस शुंग राजवंश की स्थापना की थी। पीछे हमने हर्यक वंश पढ़ा, शिशुनाग वंश पढ़ा। इन दोनों वंशों के आखिरी वंशज की हत्या भी उनके सेनापति ने की और खुद शासन में बैठे। ठीक है। सिर्फ एक जो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, उनकी मृत्यु किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ये जो कौटिल्य है, जिनको चाणक्य भी बोला जाता है, उनकी सहायता से। बाकी सब सारे वंशों में जो आखिरी वंश था, आखिरी शासक थे, उनकी हत्या उनके खुद के सेनापति ने की और फिर खुद शासन संभाल लिया। सेम यहाँ भी सेनापति कौन थे इनके? बृहद्रथ के पुष्यमित्र शुंग, और इन्होंने हत्या करके अब राजवंश अपना स्थापित कर लिया। अब पूर्वी, मध्य और दक्कन के मौर्यों के स्थान पर अनेक स्थानीय राजा आ गए। अब जो मौर्य साम्राज्य था वो बट गए। काफी जगह जगहों पे उन्होंने अपने अपने राजा शासन स्थापित कर लिए, जिसमें पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा। ये कहाँ आए? शुंग वंश में। ठीक है। कालिदास शुंगों को बैम्बिक वंश का ब्राह्मण बोलते थे। राजधानी कहाँ थी इनकी? विदिशा, मध्य प्रदेश में। इसके बाद अंतिम शासक शुंग वंश के थे देवभूति। ठीक है। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ लेते हैं। शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग, और ये ऐसे गैर क्षेत्रीय संस्थापक थे पहले। गैर क्षेत्रीय कैसे? ये खुद तो थे एमपी के, मध्य प्रदेश के, और इन्होंने शासन कहाँ किया? मगध पर। तो इनका क्षेत्र वहां नहीं था, पर फिर भी वहां के ये राजा थे। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने मेनांडर को पराजित किया, जो कि एक यूनानी था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। अश्वमेध यज्ञ होते हैं कि राजा अपना घोड़ा बाकी छोड़ राजा अपना घोड़ा एरिया, जो बाकी का जगह होती है, वहां पर छोड़ देता है। तो जहां जहां से वो घोड़ा गुजरता है, वो क्षेत्र सारा राजा का हो जाता है। जो भी उसको रोकता है या पकड़ लेता है घोड़े को, तो उसको फिर राजा से युद्ध करना पड़ता है। तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो बट ऑब्वियस है ना कि अगर पराक्रमी था, पोटेंशियल था इसमें लड़ने का, तभी तो यज्ञ कराया ना, ये वाला चुनौती दी बाकियों को। तो ये काफी पराक्रमी राजा था, और इसमें पतंजलि ने इनकी सहायता की। ये यज्ञ पतंजलि ने संपन्न कराए थे। जैन और बौद्ध धर्म को छोड़कर वैष्णव धर्म का प्रचार इन्होंने किया था। अगर ये ब्राह्मण थे, देखो पीछे सारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म को किसी ने जैन अपनाया, किसी ने बौद्ध अपनाया, लेकिन अब आ गया फिर से हमारा ब्राह्मण वैष्णव धर्म। ठीक है। सांची स्तूप के चारों ओर 4 दीवारी और रेलिंग बनवाई। स्तूपों की 4 दीवारी यहाँ से पाषाण की होना शुरू हो गई। ठीक है। पत्थर का जो 4 दीवारी थी, वो पत्थर की यहाँ से शुरू हुई होना। संस्कृत भाषा का फिर से उत्थान किया। इसमें महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान है। संस्कृत भाषा कौन यूज करते थे? ब्राह्मण यूज करते थे। फिर इन्होंने आके अपनी भाषा नॉर्मल प्राकृत यूज कर दी, तो फिर से अब संस्कृत आ गई। पतंजलि की रचना महाभाष्य और पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, ये दोनों रचनाएं याद रखना। के अनुसार पुष्यमित्र शुंग भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पतंजलि की रचना का नाम महाभाष्य, पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी, और पुष्यमित्र शुंग कौन से गोत्र के बताए जाते हैं? ब्राह्मण गोत्र के। पुष्यमित्र शुंग ने 2 स्तूपों का पुनर्निर्माण किया। सांची के स्तूप तो भी हमने बोला कि उन्होंने उनकी बाउंड्री को रिकंस्ट्रक्ट किया था। दूसरा बरहुत, ये भी एमपी में ही है। तो ये दोनों को स्तूपों को बनवाया था। अदरवाइज ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म के खिलाफ थे, इन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। एमपी में क्यों? क्योंकि एमपी से तो ये खुद थे ना, इसीलिए। अग्निमित्र, अब पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद 75 ईस्वी पूर्व तक उनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया, जिनमें से अग्निमित्र थे। कालिदास का प्रसिद्ध महाकाव्य मालविका अग्निमित्र का मुख्य नायक अग्निमित्र है। ठीक है। अंतिम शुंग शासक देवभूति, जिसकी हत्या करके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने की। फिर वही उनके मंत्री ने की। वसुदेव ने सत्ता पर अधिकार करके कण्व वंश की स्थापना हुई। अब शुंग वंश को भी किसने खत्म किया? उनके खुद के सेनापति ने खत्म करके कण्व वंश की स्थापना कर दी। अग्निपुत्र अग्निमित्र का पुत्र कौन था? सुजेश। इसके बाद वसुमित्र, जिसकी हत्या कौशल के मूल देव ने की थी।
ठीक है। उसके बाद अगला शासक कौन बना? वज्रमित्र। वज्रमित्र का उत्तराधिकारी कौन था? भागवत। ठीक है। उसके बाद आता है भागवत के दरबार में ग्रीक शासक एटियलकिडिस का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ गरुड़ स्तंभ अभिलेख लिखा, जो कि विदिशा एमपी में है। क्या हुआ, जब हेलियोडोरस भारत आया तो उन्होंने भगवत धर्म की दीक्षा ली। भगवत धर्म किससे संबंधित है? विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान का जो सवारी है वो गरुड़ है, तो इन्होंने गरुड़ अभिलेख लिखा। किसने? हेलियोडोरस ने, जो कि एक ग्रीक शासक का राजदूत था। उसके बाद इस स्तंभ पर लिखा क्या हुआ था? दम्भ, छाया, अप्रमाद, ये 3 शब्द लिखे हुए थे, जिनका मतलब क्या है? आत्मनिग्रह, त्याग और सतर्कता। ठीक है। उसके बाद आता है कण्व वंश। कण्व वंश में ज्यादा कुछ है नहीं। कण्व वंश में मौर्य साम्राज्य से जब हम बाहर की तरफ आते गए, इस तरफ शुंग वंश और कण्व वंश की तरफ, तो ये काफी जगहें कम होती गई, मतलब एरिया हारते गए, इतने महान शासक नहीं आए। तो कण्व वंश में भी वसुदेव थे, जो 75 ईसा पूर्व आए। इनमें 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन इनके अंतिम शासक थे। इनका शासन बहुत सीमित सा था, पाटलिपुत्र तक ही था। सुशर्मन की हत्या अब किसने की थी? सातवाहन शासक के सिमुक ने की थी। और यहाँ पर कण्व वंश का अंत हो जाता है। अब आगे पढ़ लेते हैं सातवाहन वंश का युग कितने से कितने तक था? 30 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी तक। अब हम ईस्वी में आ गए हैं। ठीक है। अभी तक ईस्वी पूर्व चल रहा था, बिफोर कॉमन एरा, अब कॉमन एरा में आ गए। ठीक है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र और अभिलेखों में सातवाहन बोला गया है, तो ये दोनों याद रखना, पुराणों में आंध्र बोला है और यहाँ अभिलेखों में सातवाहन बोला है। संस्थापक इनके कौन है? सिमुक। पुराणों में इनको आंध्र जातीय या आंध्र नृत्य भी कहा गया है। इनका क्षेत्र कौन कौन सा था? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। राजधानी प्रतिष्ठा नगर महाराष्ट्र में थी और यही इनका मूल निवास भी था। ठीक है। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति और शासन केंद्र को दक्षिण पथ बोला जाता। इन्होंने अपनी जो शासन है उसका विस्तार मध्य से लेकर दक्षिण की तरफ किया। कण्व वंश को पराजित करके मध्य भाग पर अधिकार किया था। उसके बाद इन्होंने दक्षिण की तरफ चढ़ाई की। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिमुक के जो भाई, उसके बाद राजा बने, जो कि कृष्ण कान्हा भी कहा जाता है जिन्हें। इन्होंने अपने शासन को नासिक तक बढ़ाया। नासिक के शिलालेख में इनका नाम भी आता है। उसके बाद आते हैं इनके लिए, कृष्ण के लिए इतना ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखो, शासन बीच में राजा यहाँ भी बहुत गैप था, बहुत आए। अब 30 ईस्वी के बाद, 30 ईस्वी से ही शुरू होता है। यहाँ पर इसके बीच में भी शासक शासक बहुत आए थे, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बस वही हमें याद करने हैं। ठीक है। इसके बाद शाकसती प्रथम आया था, जो सिमुक का पुत्र था। इनको काफी उपाधियां दी गई थी, दक्षिणापथ का स्वामी, पश्चिमपति। अब इन्होंने दक्षिण से फिर पश्चिम की तरफ इन्होंने अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। और अपरिहत चक्र भी इनका एक नाम था। ठीक है। उनके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेख तथा पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये एक अभिलेख है, इसमें भी मिलता है। अब इनका विवाह जो हुआ अमीय वंश की राजकुमारी नयनिका से हुआ। शतकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं बनाई और पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का भी प्रचलन उन्होंने करवाया। 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ इन्होंने किया। राजसूय यज्ञ होता है कि जब वो सिंहासन पे बैठ रहे होते हैं, उस वक्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है कि कलिंग नरेश खारवेल को शतकर्णी प्रथम ने हराया था। ठीक है। तो ये भी एक बहुत शक्तिशाली राजा हुए थे उस टाइम के। तो शतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शासन किसने संभाला? नयनिका ने। क्यों? क्योंकि इनके 2 पुत्र थे जो अभी बालिक नहीं हुए थे। ठीक है, किशोर अवस्था में थे अभी। उसके बाद आता है नानाघाट अभिलेख और रानी नायनिका अभिलेख भी खुदवाया था। ये दोनों नाम एक ही हैं, एक ही अभिलेख के 2 नाम है, तो दोनों नामों से याद रखना है इसको। अब पता है जब इन्होंने राजपाट संभाल लिया था रानी नायनिका ने, तो इन्होंने ये अभिलेख खुदवाया था और इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? सॉरी,
अभिलेख खुदवाने के बाद पहला अभिलेखीय साक्ष्य था जिसमें लिखा हुआ था कि ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान दी जाती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान दी गई थी यहाँ पर। अब उसके बाद आता है हाल। हाल था 17वां राजा। इन्होंने ये पुस्तकों के बहुत शौकीन थे। इन्होंने युद्ध वगैरह इतने कुछ नहीं किए, तो देखोगे अगर आप तो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने इनके टाइम में शरवर्मन ने कांतक लिखी है। उसके बाद ये ग्रंथ लिखा है, प्रेम गाथाओं का वर्णन है गाथा सप्तशती में, जो कि प्राकृत भाषा में है। तो इन्होंने युद्ध नहीं लड़े थे। उसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी। अब जो पीछे मौर्यों के जाने के बाद शासन डूब रहा था, उसको बचाया सिर्फ गौतमी पुत्र शातकर्णी ने, ना कि बचाया बल्कि उससे आगे भी राज्य का विस्तार किया। ठीक है। अब उनकी माता गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेख में इन चीजों की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो इसी वजह से कहा जाता है कि जो इस वंश को का क्षेत्र जो डूबता जा रहा था, उसके बाद जो एक काबिल शासक आए वो यही थे। ठीक है। उपाधियां क्या क्या दी जाती है इनको? वेंकटक। उसी के बेस पर वेंकटक नगर की स्थापना भी किसने की? गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। राजा गज या बिंदु नरेश भी इनको बोला गया। त्रिसमुद्र तोय पितवाहन, ये भी इनकी एक उपाधि थी जिसमें इन्होंने तीनों समुद्रों को पार किया है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो छोटी बात नहीं है ये। उसके बाद आते हैं जो मेन मेन इनके टाइटल्स मेन इंपॉर्टेंट है, इनका जो शिलालेख है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आते हैं वरिष्ठी पुलवामी, जिनका टाइम पीरियड था 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक। गौतमी पुत्र शातकर्णी का ये पुत्र थे। पुराणों में इनका नाम पुलोमा शातकर्णी भी है, और टॉलमी के विवरण में इनको सिरोपोलिमेरोस बोला जाता है। ठीक है। महाराज और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि इन्होंने ली है, जिसका उल्लेख मिलता है अमरावती अभिलेख से। पूरे आंध्र प्रदेश पर अधिकार करने वाले ये पहले सम्राट थे जिनको प्रथम आंध्र सम्राट भी बोला जाता था। लोगों ने पीछे जितने भी शासक आए उन्होंने भी आंध्र प्रदेश पर शासन किया, अधिकार किया है, लेकिन पूरे पे नहीं। कोई किसी हिस्से पे शासन कर रहा है, किसी राजा ने कोई आंध्र प्रदेश का कोई हिस्सा अपने डले, पर इन्होंने पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। सिक्के पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र नौ शक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण है। ये भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आता है समाज में शासकों का नाम माताओं के नाम पर था। ठीक है। गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, इस इनके समय में माता की प्रतिष्ठा थी, लेकिन सातवाहन वंश को हम मात्र सत्तात्मक नहीं बोल सकते, पितृ सत्तात्मक ही बोलेंगे, क्योंकि राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही होता था। तो समाज पितृ सत्तात्मक था। उसके बाद आते हैं जो भाषा थी, राजकीय भाषा, वो प्राकृत थी। अभिलेख और लिपि ब्राह्मी लिपि। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे सारे फैक्ट्स, को नोट कर लेना, सब आप नोट्स बना लेना। अभी इतना ही। थैंक यू।